तो आज सेट फर्स्ट बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक करेंगे जो 25 सेट दिए हैं रोशन सर। तो आज इसको मतलब फर्स्ट सेट शुरू करेंगे जो मध्य निषेध के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा। तो इसको तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को। तो पहला क्या क्वेश्चन है, कीव की राजधानी। कीव की राजधानी यूक्रेन। कीव की राजधानी यूक्रेन है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मृदा रिवनिया है। रिवनिया है। अगर हम लोग देश देखते हैं, ठीक है, कौन देश की राजधानी कहाँ? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है, वहाँ का मुद्दा फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ की स्वीडन की मुद्रा क्या? तो क्रोना है। स्पेन की मैड्रिड है, वहाँ की मुद्रा पेसेटा है। तो रोमानिया की है बुखारेस्ट और मुद्रा ल्यू है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा फ्लोरिंट ये आप लोग याद कीजिए। और फिर उसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीशपुर कहाँ? बिहार में कुंवर सिंह ने किए थे। तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने द्वारा किया गया था। जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतृप्त जमींदार थे। मतलब आरा के पास एक जगदीशपुर है, तो जगदीशपुर के वहाँ का मतलब कि कुंवर सिंह थे न, जमींदार थे, तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। अब तीसरा पर आते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये पूछ रहा। तो बैगनी और नीला प्रकाश मतलब कि अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में पहुंचती है तो वहाँ छोटे छोटे कण रहते हैं। छोटे छोटे कण रहते हैं तो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर कुछ देर बाद उसे छोड़ते हैं, तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। तो उसी प्रकार जब बैगनी और नीला है तो सभी रंगों में प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाता है बैगनी और नीला को, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका मत देख लेते हैं। डिस्कशन। स्पष्ट आकाश की नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश के अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं। जो बोले थे वही बोला है, फिर समझाए थे, वही बात है। तो वायुमंडल में वायु के अणु एवं सूक्ष्म कणों का साइज दृष्टि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावित होती है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी है, मतलब तरंगदैर्घ्य लाल के ज़्यादा है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग जिसकी छोटी तरंगदैर्घ्य है और लाल का सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो प्रकीर्णन में नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश का
काला प्रतीत होता। जब वायुमंडल ही नहीं रहता तो काला प्रतीत होता। जैसे चंद्रमा पर, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर काला दिखाई देता है आकाश का। इसलिए यह दूर से देखने पर लाल रंग का ही दिखलाई देता। अतः खतरे के संकेत मतलब सिग्नल जो रहता है रोड पर, चाहे कुछ भी ट्रेन में चलता है तो वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग खतरा के निशान, क्योंकि उसका दिखाई देना अंधेरे अधिक होता है। पराबैंगनी नीलाक रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। ये एनसीईआरटी का है। अब चौथा में जाते हैं। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो हिमालय में भालू जो है, विशाल पांडा जो है, सुमेध जातियों का उदाहरण है। कुछ IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। और सुमेध किसे कहते हैं? ठीक है, सुमेध किसे कहते हैं? जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, जिस प्रजातियों की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और उसे यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आती है। मतलब कि अगर उसका कोई प्रजाति है, 100 गो है, उसमें से 50 को मतलब मर गया और 50 को तो मतलब जीवित है, तो उसी को मतलब कि ग्रसित में आ गया, मतलब 10 वर्षों में मतलब 50% से कम हो गया, तो उसे सुमेध कहते हैं। उप प्रजातियों को सुमेध प्रजाति। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेध की श्रेणी में है, तेंदुआ है, एक सींग वाला गेंडा है, तेंदुआ है, चीता है, 4 सींग वाला मृग है, भारतीय वाइसन है, समुद्री गाय है, अस्लोथ भालू है आदि। अब संकटग्रस्त आप क्या समझते हैं? वो मतलब उसका एग्जाम्पल, ऐसी प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई, हिरन, शेर, पूंछ वाला बंदर का या मकाक बंदर, उसे ही कहते हैं। नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, ये कुछ है, पेंगोलिन आदि सभी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इसकी मतलब कुल संख्या मतलब 250 से नीचे अगर आ गया, से कम आ गया 250 से, तो वो संकटग्रस्त में आ गया। तो डॉल्फिन है, थोड़ा याद रखना, तेंदुआ ये सब याद रखना। और विलुप्त किसे कहते हैं? जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित ना हो, मतलब सभी, जो भी एक भी उसका बचा ही नहीं है, मर गया हो सभी, तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या विलुप्त समाप्त हो चुकी है, तो विलुप्त प्रजाति कहलाते हैं। मतलब कि ना इंडिया में हो, ना वर्ल्ड में कहीं भी उसका जाति या प्रजाति कुछ भी नहीं, सब मर गया, तो उसे विलुप्त कह देंगे, क्योंकि विलुप्त हो गया। जैसे डोडो है, डोडो पहले था मॉरिशस, उसे कहते हैं स्टीलर्स सी काऊ, रूस में पाया जाता है। थाईलैसिन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो भी विलुप्त हो गया। अफ्रीका का शेर की 3 उपप्रजातियां, बालो, नावन, कैप्सियन, ये सब मर गए, मतलब इसका प्रजाति ही पूरा खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। अब दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ के मतलब इसी से पता चल रहा है, दुर्लभ मतलब कि कगार प्रवाह खत्म होने का। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजाति कुछ ही स्थान में सीमित है।
या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि होगा 2-4 गो कहीं कहीं, मतलब कि 10-20 गो जो भी है, और बहुत जैसे कि एक इंडिया में है तो एक वहाँ अमेरिका में है, मतलब कि जो भी हो 2-3 गो, मतलब भारत में 2-3 गो, अमेरिका में है, तो मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में और बहुत कम जनसंख्या उसका मतलब विलुप्त होने के कगार पर ही है। प्रजाति कुछ ऐसा स्थान में सीमित है बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरे हुए। तो हाम्बोसिस डेक्रेंस बड़े दक्षिण पश्चिम घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। हम्बोसिया डेक्रेंस वेड जो है ना, वो दक्षिण और पश्चिम घाट की एक दुर्लभ प्रजाति है, भारत में है। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास लुप्त हो रहे हैं, मतलब उसको बचाने के लिए कुछ क्या क्या किया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1773 में भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया है। मतलब कि बाघ को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, उसे 1973 में चलाया गया। अब दूसरा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा इसकी संख्या में वृद्धि करना था। मतलब कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का मतलब था कि हाथी को घर बनाकर, जैसे घर रहता है घर, तो उसके लिए हाथियों के लिए घर बनाकर उसको कि प्रजातियों को बढ़ाना है, सब तो कि जो भी रखना है उसका जनसंख्या को बढ़ा देना है। इस उद्देश्य से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था 1992 में। और उसके बाद हंगुल परियोजना, इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। 1970 में हंगलू परियोजना शुरू हुआ था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1774 में परियोजना बनाई गई, कि उसका परियोजना बनाया गया, कि सब बैठ के कहेंगे मगरमच्छ को किस तरह से हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए पहले परियोजना बनाया गया 1974 में, और फिर 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित कर दिए गए। उसके बाद 16 को खोल दिया गया, कि मगरमच्छ को जो प्रजनन करवाना है, बढ़ाना है जनसंख्या, इसलिए। और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंध प्रशिक्षण संस्था हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन कहाँ स्थित है? प्रशिक्षण संस्था हैदराबाद में है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंध प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। मगरमच्छ संरक्षण प्रजनन जो है प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया FAO और UNDP की सहायता से शुरू किया गया। कब शुरू किया? 1975 में शुरू किया गया। और गैंडा परियोजना, एक सिंग वाला गेंडा सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया। पहला नंबर गैंडा परियोजना, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में ही एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। और गेंडा परियोजना चलाया गया 1987 में शुरू हुआ गेंडा परियोजना। अब गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। गिद्धों का संरक्षण का लक्ष्य कब रखा गया? तो 2006 में रखा गया। और कौन सा विभाग था? तो हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच समझौता हुआ दोनों में, और 2006 में समझौता हुआ।
हम इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विरासत करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 2025 तक शुभारंभ किया है। 2020 से मतलब 2025 तक संरक्षण करोगे इसका गिद्ध को अभी चलाया है सरकार द्वारा। एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक को प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब कि पशुओं को दवा दिया जाता था डिक्लोफेनेक, उसको प्रतिबंध लगा दिया कि अब नहीं दिया जाएगा। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से ही होती थी। मतलब कि दवा जो दिया जाता था तो उसी से ही सब मतलब मर जाते थे पशु, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। अब हिम तेंदुआ परियोजना, तेंदुआ, आप लोग तेंदुआ तो देखे होंगे, हिम तेंदुआ। तो हिमालय राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया। तो हिमालय राज्यों में मतलब हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया। तो अब अगला 5वां है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील है तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है पता? उड़ीसा में। भारत में सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कहाँ है तो उड़ीसा में है। यह रामसर आदर्श भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। जो खारे पानी वाला झील है, नमक पानी वाला झील जो है ना चिल्का झील, तो वह रामसर आदर्श भूमि के सूची में शामिल है। सांभर झील है राजस्थान में और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। अंतःस्थलीय मतलब अंदर, सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांभर झील। अब 6, सोलर सेल बने हुए होते हैं अर्धचालक से। सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक से। अब इसका सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अर्धचालक है तो अर्धचालक जो है ना तो सौर के विकिरण मतलब सौर की जो काची कहते हैं वो प्रकाश आपको पता लगे, वो विकिरण जो रहता है तो उसी को विद्युत वाहक बल में उत्पन्न कर देता है। और जो करता है मतलब जो बना रहता है आप देखो तो सिलिकॉन का बना होता है जो परावर्तित कर देता है विद्युत वाहक बल में। सौर सेल पीएन संकलन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डायरेक्ट मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो सिद्धांत मतलब विद्युत प्रवाह को सिद्धांत का पर कार्य करता है। मतलब विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र होल उत्पन्न करता है। वास्तविक में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है। इससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है। समझिए, इससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर एवं छिद्र को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे एक पर प्लस है तो एक पर माइनस है और उन सतहों के बीच विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाते हैं। यह विद्युत वाहक बल परिपथ में विद्युत धारा स्थापित
करता है। ऐसे पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता एवं चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब कि चालक और अर्धचालक के पदार्थों के बीच, जैसे चालक तो बहुत तेज चल रहा है, उसमें विद्युत धारा दौड़ रहा है, मतलब बहुत स्पीड से आवेश उत्पन्न, मतलब आवेश गति कर रहा है, और चालक में थोड़ा धीरे धीरे। लेकिन उस मतलब अर्धचालक होता है जो मतलब ज़्यादा तेज भी नहीं विद्युत धारा जाएगा और ज़्यादा कम भी नहीं, मीडियम में रहेंगे स्रोत। भारतीय मतलब ये पूछा गया है जो है। अब 7वां देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन सा शामिल नहीं था? जापान तो शामिल था, इटली भी शामिल था, जर्मनी शामिल था, लेकिन इसमें शामिल ब्रिटेन नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। ब्रिटेन धुरी शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके साथ द्वितीय विश्व शुरू हो गया। द्वितीय विश्व शुरू क्यों हुआ था? सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो अब आक्रमण किया तो युद्ध तो होवे करेगा, तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरू कब हुआ? सितंबर 1939 ईस्वी में। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एवं अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों को जो गुट बना हुआ मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से, मतलब ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग ये सब दिया। यूरोप देशों का जो गुट बना, यूरोपीय देश ये सब है, तो जो गुट बना उसे मित्र राष्ट्र नाम पर से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। अब क्या था? 82.5 डिग्री पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय रेखा के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो यह 82.5 डिग्री जो इंडिया के इधर छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ और कर्क रेखा दोनों बीच में छत्तीसगढ़ में काटता है ना, तो इधर पश्चिम की तरफ पूरब की तरह जो रेखा है सीधा इंडिया के नक्शा में देखिए, तो मानक समय रेखा उसे कहते हैं 82.5 डिग्री को। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित हेतु मानक याम्योत्तर माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनीताल को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर चाहे इसे इलाहाबाद के नैनी कह सकते हैं, वहाँ से गुजरती है। भारत मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरती है। जो बोला था 5 राज्य से गुजरती है, तो पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब 9वां वधवागम शब्द का संधि विच्छेद। वधवागम, तो वधु जोड़ आगम, तो वधु जोड़ आगम वधवागम, तो ये हो गया 20 का आंसर। तो ये हिंदी है, आप लोग देख लीजिएगा संधि विच्छेद। फिर मैथ में बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में लगाया गया। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा था। मतलब कि 26 जून 1968 में लगा था और 29 जून 1968 को मतलब लगना पहली बार लग गया राष्ट्रीय शासन। और फिर कब तक लगा रहा? तो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक लगा रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे। तो पूछ देगा कि पहली बार जब बिहार में राष्ट्रीय शासन लगा था तो उस समय का मुख्यमंत्री कौन थे बिहार का? तो भोला पासवान शास्त्री थे।
उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। जब फर्स्ट बार 29 जून 1968 में बिहार में लगा था राष्ट्रीय शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन, तो उस राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो और राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रीय शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा रहा था। अब कोई जगह अंतिम शासन लगा था तो कब तक, मतलब कि कब से कब तक रहा था? तो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा रहा था। अब क्या है? प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन का विकास से संबंधित है। तो ये PVTG मतलब इसका मतलब है कि किससे संबंधित है? ये आदिवासी समूहों से संबंधित है। तब ये इसका मतलब आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर है तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसार विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो 2023 में भारतीय अंतरिक्ष नीति इसरो करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था मतलब IS मतलब RO मतलब इसरो। तो इसरो को मतलब बोल देंगे इसमें बढ़िया, अगर पूछ देगा इसरो का मतलब पूरा थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार एक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है, जो इंडिया में है। तो इसरो का अगर पूछे था गठन तो 15 अगस्त 1969 को और 1969 को, और इसका मुख्यालय पूछे तो बेंगलुरु। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट कहते हैं, याद रखिएगा कोर्ट। तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने किया था। 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। समझ गया? तो पूछ देगा बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स स्मिथ ने किया था 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। अब फीबा की स्थापना कब हुआ था? 1932 में। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य के। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर राज्यसभा में 12 मनोनीत है तो कौन किए थे? तो राष्ट्रपति किए थे। और ये आर्टिकल कितना में लिखा हुआ? 80 के 3 में के अनुसार। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला एवं साहित्य एवं विज्ञान एवं समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। मतलब कि उसके मतलब ज्ञान ऐसा नहीं कि अनपढ़ बन जाए, उसमें साहित्य विज्ञान समाज सेवा रहना चाहिए, विशेष ज्ञान रहना चाहिए, तभी मतलब उसको मनोनीत किया जाता। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो अमरक शब्द मतलब विजयनगर साम्राज्य में अमरक शब्द का मतलब तो सैनिकों का अनुदान को अमरक शब्द कहा गया। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। मतलब कि सैनिक को कुछ दे दिए तो वही अनुदान दे दिए, तो उसे विजयनगर सम्राट में अमरम कहा जाता था। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था।
भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों को स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इसमें होने वाली आय पर उसका विशेष अधिकार होता था। अब 17, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह लेकर लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है? तो मतलब आर्टिकल 85। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी। प्रायद्वीपीय पठार का इंडिया जैसे उत्तर में, मतलब यहाँ इंडिया का नक्शा था, नीचे ये सब है, तो प्रायद्वीपीय पठार उधर है। तो सबसे सर्वोच्च है अनाई मुडी है जो सर्वोच्च लंबा प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाई मुडी, BVI है। अब क्या है? अनामलाई पर्वत की चोटी अनाई मुडी जो 2695 मीटर ऊंची है, प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिणतम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर का मतलब कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो ओएस्टर का मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का प्रदान किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र का समुद्रीय किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। जो मोती प्राप्त की जाती है कहाँ से? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र की समुद्रीय किनारा, ये सब महत्वपूर्ण है, जो मोती वहाँ से प्राप्त होता है। अब 20वां देखते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण करता है। जो पुतली है, जो अगला मतलब आँख का पुतली जब सिकुड़ता है तो फैलता रहता है, उसे परितारिका नियंत्रित करता है। तो अब देख लेते हैं इसका विस्तार काची दिया हुआ। तो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं, परितारिका को ही आइरिस कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। मतलब जो परितारिका होता है गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। सिकुड़ता है, छोड़ता है, तो वो परितारिका रहता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मतलब जब सूर्य के प्रकाश हमारे आँखों तक होता है, कितना प्रकाश लेना है, वो अपना सिकुड़ कर या फैल कर नेत्र अपना कर लेता है पुतली। तो प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना दृष्टिपटल भी नहीं यहाँ से। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, जिसमें लेंस निकाय एक प्रकाश के सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, वह प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना या दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो वही बता रहा है कि जब मतलब कि एक कैमरे की तरह भांति काम करता है, जब फोटो खींच देता है तो इसी तरह दृष्टिपटल पर दिखाई देता है, और ये उल्टा दिखाई देता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वस्थ मंडल कहते हैं। जो पतली झिल्ली से होकर गुजरता है, तो इसे झिल्ली को, जो झिल्ली से मतलब गुजरता है ना नेत्र प्रवेश, तो उसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो पूछ देगा कि अगर रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक की प्राकृतिक लगभग गोलाकार होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होता है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो नेत्र हमारा क्या होता है? तो गोलाकार होता है। उसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश
अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। ये पूछा गया, कॉर्निया और आँखों के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोध कहते हैं। और पूछ देगा, कॉर्निया और आँख के बीच जो नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो नेत्रोध कहते हैं। तो आँख के लेंस के पीछे, आँख के लेंस के पीछे अन्य पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। जैसे आँख है, उसका लेंस है, जो आँख होता है उसका लेंस है, तो उसका अन्य पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसे कचाप द्रव्य कहते हैं। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिका रंगों में अनुप्रांत प्रक्रिया कहती है और इन्हीं से हम रंग का अभाव करते हैं। रेटिना जो है शंकु आकार का, उसमें कोशिका पाया जाता है, तो उसी से हम रंग निर्धारित करते हैं, कौन सा लाल है, पीला, ब्लू है, जो भी। क्षण कोशिकाओं जो प्रकाश की तीव्रता को प्रति संवेदनशील होती है। समझ गया? संवेदनशील कौन सी कोशिका होती है? क्षण जैसी कोशिकाएं जो होती है प्रकाश की तीव्रता को प्राकृतिक संवेदनशील होती है। हम अपनी आँखों के रेटिना में क्षण कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण अंधेरे कमरे में या रात अंधेरे में चीज़ों को देखते हैं। अगर अंधेरा कमरा या दिन में जो भी अंधेरे कमरे या रात में हम लोग देखते हैं तो कौन सा कोशिका रेटिना वाला रहता है? तो क्षण कोशिकाओं को में उपस्थित रहता है, वही कोशिका हमको देखने में मदद करती है। तो आज 20 कर दिए, तो अब अगला वीडियो में 20 करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।